सुप्रभात बच्चों। अतीत में द्वय भाव गतांक से आगे, गतांक अर्थात जहाँ तक आपको पिछले ऑनलाइन क्लास में पढ़ा था उसके बाद तो ये यहाँ तक आपको पढ़ा दिया गया था कि पूर्व की बस्ती रईसों की बस्ती है। हालांकि आज के युग में पूर्व की बस्तियाँ गरीबों की बस्तियाँ मानी जाती हैं। मोहनजोदड़ो इसका उलट था। तो ये आपको बताया गया था कि पूर्व दिशा में गरीबों की बस्ती स्थापित करने का आज भी चलन है, और उसका कारण आपको बताया गया था कि पूर्व दिशा में गांव का शमशान होता है और शमशान के आसपास जो उच्च जातियां हैं वो नहीं चाहती हैं कि हमारा मकान या घर हो। तो कुछ गांव में आज भी जो निम्न जातियां मानी जाती हैं उनको पूर्व दिशा में बसाने का जो औचित्य है या उसके पीछे जो तर्क है वो यही होता है कि ताकि वहाँ जो शमशान वाला इलाका है उससे कम बड़े आदमी थोड़ा दूरी पर अपना घर बनाए। तो मोहनजोदड़ो इसका उलट था। मोहनजोदड़ो में इसका उल्टा था, यानी बड़े घर, चौड़ी सड़कें, ज़्यादा कुएं। मोहनजोदड़ो के सभी खंडरों को खुदाई कराने वाले पुरातत्ववेत्ताओं का संक्षिप्त नाम दे दिया गया है, जैसे डीके हल्का दीक्षित काशीनाथ की खुदाई। डीके हल्का का मतलब क्या हो गया? वो इलाका जिसको डीके क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, वो क्षेत्र है जिसकी खुदाई दीक्षित काशीनाथ ने कराई। अब नाम तो इनका था काशीनाथ दीक्षित, लेकिन उसको अंग्रेज़ों ने अपने तरीके से, उनका एक सिस्टम होता है आज भी कि जो सरनेम है उसको पहले लिखा गया है, ठीक है। तो अंग्रेजी सिस्टम के हिसाब से ये दीक्षित काशीनाथ बन गया, जबकि काशीनाथ दीक्षित था। अगर हम अपनी प्राच्य संस्कृति के हिसाब से नाम देखें तो नाम के साथ में सरनेम बाद में लगता है, लेकिन जब हम उसको देखते हैं, पूर्वी संस्कृति को पश्चिमी संस्कृति को देखते हैं, तो हम पाते हैं कि विलियम जो नाम है ना, वो वर्ड्सवर्थ से या शेक्सपियर से पहले लिखा जाता है। शेक्सपियर विलियम नहीं लिखा जाता, विलियम शेक्सपियर लिखा जाता है। तो विलियम जो है ना, उनको सरनेम है। तो ऐसे ही दीक्षित काशीनाथ, ये अंग्रेजों ने उसको नाम दिया डीके। उनके नाम पर यहाँ दो हलके हैं। डीके क्षेत्र की दोनों बस्तियों में सबसे महत्वपूर्ण है। डीके जो क्षेत्र है वो दो बस्तियां यहाँ पे हैं, दो हलके जो हैं उनमें डीके जो जोन है वो सबसे महत्वपूर्ण इलाका माना जाता है, जहाँ दीक्षित काशीनाथ ने खुदाई करवाई थी। शहर की मुख्य सड़क फर्स्ट स्ट्रीट यहीं पर है। मुख्य मार्ग आपको बताया था जिसके साथ में सेक्टरों को जोड़ा जाता है, लिंक किया जाता है। जो गांव उसमें शहर की गलियों में खुलते हैं, जहां मकान होते हैं, वो सारी गलियां जो होती हैं मुख्य मार्ग यानी फर्स्ट स्ट्रीट के साथ में लिंक होती हैं। तो ये जो फर्स्ट स्ट्रीट है, मुख्य सड़क है, यह बहुत लंबी सड़क है मानो कभी पूरे शहर को नापती हो। तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि कभी ये सड़क पूरे शहर की परिक्रमा करती होगी। अब यह आधा मील बची है, लेकिन डीके क्षेत्र में जो खुदाई हुई है वहाँ पे इसका प्रमाण मिला है कि लगभग आधा मील की लंबाई ही मात्र बची है। इसकी चौड़ाई 33 फुट है। तो देखो कितनी चौड़ाई उस समय सड़कों की थी, 33 फुट चौड़ाई उस सड़क की थी, जो मुख्य मार्ग था, जो शहर के सेक्टर्स को जोड़ता था। तो इस इलाके की खुदाई किसने करवाई है? पुरातत्ववेत्ता डीके यानी दीक्षित काशीनाथ ने कराई है। मोहनजोदड़ो से 3 तरह के वाहनों के साक्ष्य मिले हैं, यानी 3 तरह के ट्रांसपोर्टेशन के जो व्हीकल थे उसके एविडेंस वहाँ पे मिले हैं खुदाई में। क्या क्या मिले हैं? इनमें सबसे चौड़ी बैलगाड़ी रही होगी। जो भी एविडेंस मिले हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो चौड़ाई का वाहन था वो बैलगाड़ी थी। इस सड़क पर 2 बैलगाड़ियां एक साथ आसानी से आ जा सकती हैं। और देखो सबसे ज़्यादा चौड़ाई की जो वाहन था वो क्या था? बैलगाड़ी थी। और उस बैलगाड़ी के आकार की 2 बैलगाड़ियां आमने सामने से सड़क पर आ जा सकती हैं। यह सड़क वहाँ पहुँचती है जहाँ कभी बाजार था। तो इस सड़क के दोनों ओर घर हैं। मुख्य मार्ग जो मुख्य सड़क है, जो 33 फुट चौड़ी सड़क है, उसके दोनों ओर लेफ्ट और राइट में मकान थे, लेकिन सड़क की ओर सारे घरों की सिर्फ पीठ दिखाई देती है। जो मकान थे उनकी जो बैक थी वो दिखाई देती थी, यानी मुख्य द्वार सड़कों पे नहीं था। अब ये मुख्य द्वार कहाँ था? आजकल जो हम मकान बनाते हैं तो बड़े शौक से हम क्या करते हैं, जो मेन रोड होती है ना, फ्रंट
उस तरफ हम अपने मकानों का दरवाज़ा बना लेते हैं और बड़े अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं। लेकिन उस समय के जो लोग थे वो बहुत अनुशासित होने के साथ साथ अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखते थे। आजकल इसको आप अपना शौक समझते हो, लेकिन आपको पता है कि सड़क की तरफ जिन मकानों के मुँह होते हैं वहाँ एक तो ध्वनि प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है, साथ ही साथ वायु प्रदूषण भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जो वाहन चल रहे हैं उनसे निकलने वाला धुआं वायु प्रदूषण करेगा, उनसे निकलने वाली आवाज़ जो होगी वो ध्वनि प्रदूषण करेगी। तो हम और आप तो इसको अच्छा मानते हैं, लेकिन उस समय ऐसा अच्छा नहीं माना जाता था। इसलिए मकान जो थे ना, उनकी जो बैक साइड होती थी वो मेन रोड की ओर होती थी, यानी कोई घर सड़क पर नहीं खुलता था, दरवाजे सड़क पर नहीं खुलते थे, उनके दरवाजे अंदर गलियों में हैं। जो उनके दरवाजे खुलते थे वो अंदर की जो सेक्टर मैंने आपको बताया सेक्टरों में खुलते थे। कभी भी आपने जो देखा होगा, कोई मकान ऐसा नहीं देखा होगा आधुनिक समाज में कि शहर में कोई मकान हो और उसकी बैक साइड मेन रोड की तरफ हो, ऐसा आपने कोई मकान नहीं देखा होगा। बल्कि सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसा था कि मकान की बैक साइड हुआ करती थी मेन रोड की तरफ। तो दिलचस्प संयोग है कि चंडीगढ़ में ठीक यही शैली 50 साल पहले कार्बूजिए ने इस्तेमाल की। अब मैंने आपको एक नाम बताया था नोट करने के लिए बच्चों, वो नाम था कार्बूजिए का। नाम की स्पेलिंग आप चेक कर लेंगे, नाम की स्पेलिंग क्या है, कार्बूजिए के नाम की स्पेलिंग यहाँ आप देख सकते हैं ये, ठीक है। तो 50 साल पहले चंडीगढ़ को जो मास्टर प्लान दिया गया था वो कार्बूजिए ने दिया था, ठीक है। और कार्बूजिए ने उस मास्टर प्लान में वही शैली इस्तेमाल करी थी, कौन सी, कि मेन रोड की तरफ मकानों के फ्रंट नहीं होते थे बल्कि मकानों की बैक होती थी, और फ्रंट जो होते थे वो अंदर गलियों में होते थे। चंडीगढ़ में कोई घर मुख्य सड़क पर नहीं खुलता। आपको किसी के घर जाने के लिए मुख्य सड़क से पहले सेक्टर के भीतर दाखिल होना पड़ता है, फिर घर की गली में, यानी सेक्टर निकले हुए हैं, सेक्टर के बाद में घर की गलियां भी हैं और फिर उन गलियों में जाना होता है, फिर घर में। तो देखिए चंडीगढ़ में मैंने आपको बताया था कि जो चंडीगढ़ शहर है वो ग्रिड शैली में बसा हुआ है। ग्रिड शैली क्या होती है कि मुख्य मार्ग जो होता है, मेन रोड जो निकलता है जिस पे बड़े वाहन चल सकते हैं वो निकलता है, और उसके साथ में सेक्टर जुड़े हुए होते हैं, और सेक्टर के साथ में फिर मकानों के लिए गलियां, स्ट्रीट जुड़ी हुई होती हैं। तो जब उनका एड्रेस लिखा जाता है चंडीगढ़ में, अगर आपको कोई लेटर पोस्ट करना हो तो उसमें लिखा जाता है मकान नंबर, गली नंबर, सेक्टर नंबर, ठीक है। तो मकान नंबर, गली नंबर, सेक्टर नंबर से ही वो चिट्ठी आपकी उस स्थान पर पहुंच जाती है। तो घर का एड्रेस भी मकान, गली और सेक्टर के नंबर से लिखा जाता है। क्या कार्बूजिए ने यह सीख मोहनजोदड़ो से ली? लेखक कहता है कि क्या कार्बूजिए ने ये चीज़ सीखी जो क्या, कि मकान की बैक साइड जो होनी चाहिए मेन रोड की तरफ होनी चाहिए, फ्रंट नहीं होना चाहिए। तो लेखक कहता है कि क्या कार्बूजिए ने 50 साल पहले जो शिक्षा ली मोहनजोदड़ो के एग्जाम्पल से ली है क्या? कहते हैं कविता में से कविता निकलती है, कलाओं की तरह वास्तुकला में भी कोई प्रेरणा चेतन अवचेतन ऐसे ही सफ़र करती होगी। यानी कार्बूजिए ने जो बाई चांस इसको शहर को बसाया, ये हो सकता है कि उन्होंने कभी यात्रा नहीं की हो मोहनजोदड़ो की, लेकिन शहर को बसाया तो हो सकता है कि चेतन अवचेतन में कोई प्रेरणा रही होगी जिसके कारण उन्होंने अपनी वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर का जो मास्टर प्लान तैयार किया वो मोहनजोदड़ो से लिया है। ढकी हुई नालियाँ मुख्य सड़क के दोनों तरफ समांतर दिखाई देती हैं। मुख्य रोड जो मेन रोड है, मुख्य मार्ग है, उसके लेफ़्ट और राइट में कवर्ड की गई नालियाँ होती हैं, यानी वो उभड़ी हुई नालियाँ नहीं होती, वो पूरी तरह से कवर हैं नालियाँ। बस्ती के भीतर भी इनका यही रूप है, और जहाँ बसासत है, जहाँ पे लोगों ने अपने मकान बनाए हुए हैं यानी सेक्टरों के अंदर और गलियों के अंदर, वहाँ भी बिल्कुल यही पैटर्न अपनाया गया है। तो देखिए कितनी सुंदर व्यवस्था की गई है जल निकासी की। ड्रेनेज सिस्टम वाकई बिल्कुल एक बेहतर और उम्दा ड्रेनेज सिस्टम उन लोगों का था। तो मुख्य मार्ग के दोनों ओर बड़ी बड़ी आकार की नालियाँ, सेक्टरों में उससे कुछ कम आकार की नालियाँ, कम चौड़ाई की नालियाँ, और जो गलियाँ थी उनमें उससे भी कम चौड़ाई की नालियाँ, यानी घरों के सामने जो गलियाँ थी, गलियों में जो नालियाँ थी वो लेफ़्ट राइट में थी, उनकी जो चौड़ाई थी वो कम थी। फिर जैसे वो सेक्टर वाली उसमें ड्रेनेज में जाके गिरती थी, लिंक होती थी, जुड़ती थी, वहाँ फिर उसको आकार थोड़ा सा चौड़ा कर दिया जाता था ताकि वो गलियों का जो सारा पानी है वो सीधा सेक्टर वाली थोड़ी सी
ओवरफ्लो ना हो, इसलिए उस नाली को थोड़ा चौड़ा करके बनाया जाता था। और फिर वो जो सेक्टर वाली नाली होती थी उसको कहाँ जोड़ा जाता था, मुख्य मार्ग के जो दोनों तरफ होते थे उनके साथ उसको जोड़ा जाता था, ताकि पूरा जो सेक्टर का पानी है वो उस मुख्य मार्ग के माध्यम से जहाँ तक उसको ड्रेनेज सिस्टम को भेजा गया वहाँ तक जा सकें। तो आप एक एग्जाम्पल देखिए कि इस तरह की सोच, इस तरह का विचार जब इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने अपनाया होगा, तो हम आज जिस वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं हम उस चीज़ को अपना नहीं पाते। और यही तो कारण है कि हमारे शहरों में थोड़ी सी बारिश होने पे सारी सरकारी पोल खुलने का मतलब आप समझते ही होंगे कि सरकार तरह तरह के दावे करती है कि हमने इतना अच्छा कर दिया, अपने नगर निगम को, नगर को हमने इतना अच्छा बना दिया, सुनियोजित बना दिया, लेकिन वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी जो उस समय वहाँ पे थी। तो कितना बेहतर एक जल प्रबंधन व्यवस्था वहाँ पे की गई थी कि ड्रेनेज सिस्टम जो नालियाँ थी वो किस तरीके से बनाई गई थी, गलियों में छोटी और सेक्टर में मध्य आकार की, और मेन रोड पे वो बड़े आकार की होती थी। और वो ये नहीं कि खुली छोड़ दी जाए, बदबू आए, मच्छर काटें, मच्छर उसमें पल जाएं, ऐसा नहीं था, बल्कि उनको भी पूरी तरह से ईंटों से कवर किया हुआ होता था। छोटी सड़कें 9 से 12 फुट तक चौड़ी हैं। छोटी सड़कों में आपका मतलब क्या हो गया, सेक्टर वाली सड़कें जो थी वो 9 से 12 फीट थी। आखिर 9 से 12 फीट भी ज़्यादा चौड़ाई नहीं है आजकल, सेक्टर की चौड़ाई आजकल 20-20 फीट भी कर दी गई है। जब आपकी कॉलोनी पास होती है तो 20 फीट का सेक्टर निकालना ज़रूरी होता है। तो उस समय क्या था, जो छोटी सड़कें थी यानी सेक्टर थे वो 9 फीट से 12 फीट चौड़ाई के थे। तो 12 फीट चौड़ाई के इसलिए थे ताकि अगर कोई अंदर बैलगाड़ी जा रही है तो वो आसानी से जा सके। और बाहरी जो सड़क थी मैंने आपको बताया 33 फीट चौड़ी सड़क हुआ करती थी। इमारतों से पहले जो चीज़ दूर से ध्यान खींचती है वह है कुओं का प्रबंध। तो कुओं की वहाँ पे बेहतर व्यवस्था थी। कुएं जो होते थे वो पानी, जो पीने का पानी है उसके लिए प्रयोग होते थे। ये कुएं भी पकी हुई एक ही आकार की ईंटों से बने हैं। कुएं में जो ईंटें प्रयोग की गई हैं वो एक ही आकार की और पक्की ईंटें हैं। इतिहासकार कहते हैं क्या कहते हैं इतिहासकार कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता संसार में पहली ज्ञात संस्कृति है जो कुएं खोदकर भूजल तक पहुंची। यानी अंडरग्राउंड वाटर को सर्च करने वाली पहली सिविलाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन ही है। उससे पहले संसार में किसी भी सभ्यता ने कुएं और अंडरग्राउंड वाटर की जानकारी प्राप्त नहीं करी थी। उनके मुताबिक केवल मोहनजोदड़ो में 700 के करीब कुएं थे। तो 700 कुएं माने जाते हैं उस शहर में, अकेले शहर में 700 कुओं की व्यवस्था की गई थी। नदी, कुएं, कुंड, स्नानागार और बेजोड़ पानी निकासी, ड्रेनेज सिस्टम। क्या सिंधु घाटी सभ्यता को हम जल संस्कृति कह सकते हैं? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता को क्या हम जल संस्कृति कह सकते हैं? तो बिल्कुल कह सकते हैं, और बहुत सारे इसके तर्क दिए जाएंगे आपको क्वेश्चन आंसर में। बड़ी बस्ती में पुरातत्व शास्त्री, आपको 2 बस्तियों के बारे में बताया गया था डीके के नाम पे जो थी। तो बड़ी बस्ती जो उसमें से है, पुरातत्व शास्त्री काशीनाथ दीक्षित के नाम पर एक हल्का डीके जी कहलाता है। डीके जी का मतलब दीक्षित काशीनाथ ग्रैंड। इसके घरों की दीवारें ऊंची और मोटी हैं। मोटी दीवार का अर्थ यह लगाया जाता है कि उस पर दूसरी मंजिल भी रही होगी। यानी मोटी दीवार ये दर्शाती है कि शायद उस पर 2 मंजिला मकान बनता होगा। कुछ दीवारों में छेद हैं जो संकेत देते हैं कि दूसरी मंजिल उठाने के लिए शायद यहाँ शहतीर यानी जो पॉल्स होते हैं, पॉल्स के लिए जगह छुटी हुई थी और नीचे उसके शहतीर लगाए गए थे। सभी घर ईंट के हैं, एक ही आकार की ईंटें हैं जिनका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात क्या है, 1:2:4। यानी 4 गुना लंबाई और उसके आधी चौड़ाई और उसके आधी का ऊंचाई, ये उसका रेशो है ईंट का। सभी भट्टी में पकी हुई ईंटें हैं। हड़प्पा से हटकर जहां पक्की और कच्ची ईंटों का मिला जुला निर्माण उजागर हुआ है, मोहनजोदड़ो में पत्थर का प्रयोग मामूली हुआ है। कहीं कहीं नालियां ही अनगढ़ पत्थरों से ढकी दिखाई जाती है। तो बच्चों, मेरा वीडियो का टाइम समाप्त होता है। धन्यवाद।